हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम रिएजेंट्स का रिवीजन करेंगे। ये देखेंगे कि कौन कौन से रिएजेंट होते हैं जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। आपके जेट, आईसीआर, बीएचयू, नीट, जेई, आरपीवीटी और अदर जो साइंस जो 12th स्टैंडर्ड लेवल पे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें, या फिर 12 से अपर लेवल के जो एमएससी एंट्रेंस वगैरह भी होते हैं उनमें भी ये रिएजेंट्स काम में आते हैं। तो मैक्सिमम को हम कवर करेंगे आज की वीडियो में। हम दो चीज़ें सीखेंगे, एक तो जैसे किसी रिएजेंट का नाम है तो उस रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, और दूसरी चीज़ वो रिएजेंट क्या काम करता है। ऐसा भी थोड़ा बहुत हम सीखेंगे, कम्प्लीटली नहीं सीखेंगे लेकिन थोड़ा बहुत इस रिवीजन की दृष्टि से हम जितना कवर करना चाहेंगे उतना कवर करेंगे, और दो पार्ट में रिएजेंट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट बनाएंगे और दोनों पार्ट में रिएजेंट को कंप्लीट कर देंगे। अगर फिर भी एक दो रिएजेंट अगर बचेंगे तो फिर हम नेम रिएक्शन में उनको यूज़ कर लेंगे, और उसके बाद अगर नेम रिएक्शन के बाद भी बचते हैं तो हम फिर एल्केन, एल्काइन जो भी पढ़ेंगे आगे के, एल्कोहल, एल्डिहाइड, उनकी रिएक्शन पढ़ेंगे, उनमें फिर काम में ले लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला आपका रिएजेंट है रेनी निकिल। आपके सामने ऐसा लिखा हुआ आ जाता है रिएक्शन के सामने, ये आपकी कोई रिएक्शन हो रही है, यहाँ से ए से बी बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास लिखा आता है रिएजेंट। ठीक है, तो ये जो रिएजेंट है वो रिएजेंट आपके पास लिखा हुआ गया यहाँ पर रेनी निकिल। तो रेनी निकिल क्या होता है? आपका निकिल का पाउडर होता है, निकिल चूर्ण होता है। और आपके लिए मैं बता दूं कि जो निकिल का चूर्ण होता है, जो निकिल पाउडर होता है, ये हमेशा अपचयन का काम करता है, यानी दूसरे का रिडक्शन कर देता है और सिंपल एल्केन में बदलने की कोशिश करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगला दूसरा रिएजेंट है ग्लिमन्स रिएजेंट। क्या नाम है इसका? ग्लिमन्स रिएजेंट। इसका फॉर्मूला होता है R2CuLi। आर यहाँ पर क्या है? एल्किल। क्या है? एल्किल समूह है। ठीक है, ये नाभिक स्नेही की तरह कार्य करता है। कौन करता है? आर, एल्किल समूह आपका नाभिक स्नेही की तरह कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद देखो दो वर्ड यूज होते हैं, एक तो होता है ड्राई और एक होता है वेट। ठीक है, तो ड्राई का मतलब होता है जल विहीन, यानी उसमें वाटर नहीं है, उसमें वाटर एब्सेंट है। और वेट का मतलब होता है जलयुक्त। एक एक्वस वर्ड भी यूज किया जाता है, एक्यू, जिसका मतलब तो सब समझ जाते हैं, लेकिन अगर WET वेट लिखा हुआ आ गया तो इसका मतलब होता है कि आपके पास उसमें जल प्रेजेंट, वाटर प्रेजेंट है, यानी आपके पास उसमें H+ आयन और H- आयन प्रेजेंट होंगे ही होंगे। आगे अगला है आपके पास सोडा लाइम। सोडा लाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaOH+CaO। क्या होता है? NaOH+CaO। ठीक है, उसके बाद अगली बात करते हैं हम लिंडलार्ड कैटलिस्ट। क्या नाम है? लिंडलार्ड कैटलिस्ट। तो इसमें देखो, एक तो आपके पास मेटल होती है, मेटल आपके पास PD हो सकती है, निकिल हो सकती है, प्लेटिनम हो सकती है, या पैलेडियम। ठीक है, कोई भी मेटल है, उस मेटल के साथ या तो BaSO4 होता है या CaCO3 होता है। ठीक है, दोनों में से या क्विनोलिन में से कोई एक होता है, और ये मिलके इनमें से, इन तीनों में से कोई एक और इन तीनों में से कोई एक प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक प्रेजेंट होता है और इन तीनों में से कोई एक प्रेजेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं? लिंडलार्ड कैटलिस्ट का नाम दिया गया। और ये सिस एल्कीन बनाता है। क्या बनाता है? सिस एल्कीन बनाता है। जैसे एल्किल हैलाइड है आपके पास, तो उससे कैसे एल्कीन बना देगा? ये सिस एल्कीन बना देगा। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में, रिएक्शन मैकेनिज्म के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिस कब बनता है, ट्रांस कब बनता है, मीजो कब बनता है। ठीक है, अगला है ब्रिज रिएजेंट। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रिज रिएजेंट ये आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। ये ब्रिज रिएजेंट को तो आप याद ही कर लो। ब्रिज रिएजेंट होता है सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया। क्या? सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया। और ये हमेशा ट्रांस एल्कीन बनाती है। क्या बनाता है? ये हमेशा ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। लिंडलार्ड कैटलिस्ट आपके सिस एल्कीन का फॉर्मेशन करता है, और ब्रिज रिएजेंट होता है वो आपके ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। आगे है आपके पास गिरनियार्ड अभिकर्मक। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गिरनियार्ड अभिकर्मक, जिसे RMGX का नाम दिया गया है। ठीक है, आर क्या है? एल्किल समूह, और अक्स क्या है? हैलाइड। एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपका गिरनियार्ड रिएजेंट होता है ये RMGX होता है। तो Mg अक्स, ये बॉन्ड टूटता है। इसमें कौन सा बॉन्ड टूटता है? R और Mg के बीच का। तो मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और R पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जहाँ पर भी ये आपका गिरनियार्ड रिएजेंट की आप रिएक्शन करवाओ, जहाँ पर भी आप देख लो ना, जहाँ पर भी कोई डबल बॉन्ड हो, वहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान लो कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर अभी ये एक बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। आपको कुछ भी नहीं करना, MgX को पॉजिटिव है तो नेगेटिव के पास ला के जोड़ दो, R नेगेटिव है तो पॉजिटिव के पास ला के जोड़ दो, जो उत्पाद बन रहा है वो बना दो। समझ गए? अगर फिर भी उत्पाद नहीं मैच खा रहा है तो फिर आपको क्या करना है? यहाँ पर ये दूसरा वाला बॉन्ड है, इस दूसरे वाले बॉन्ड को भी तोड़ देना है आपको।
दूसरे वाले बॉन्ड को भी तोड़ देना है। अगर यहाँ से उत्पाद आपको नहीं दिख रहा है तो फिर यहाँ से जो ऑक्सीजन है इसको यहाँ से हटा दो और ऑक्सीजन के साथ आप हाइड्रोजन ऐड कर दो, इस बॉन्ड को मत तोड़ो, ये उत्पाद आपको कंफर्म मिल जाएगा। समझ गए। उसके बाद अगला है आपके पास बेयर अभिकर्मक। कौन सा है? बेयर अभिकर्मक। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिछले वाले रिएक्शन मैकेनिज्म के पार्ट 2 में मैंने ये बताया भी था आपको बेयर अभिकर्मक क्या होता है। तो बेयर अभिकर्मक होता है 1% कोल्ड एंड डाइल्यूट क्षारीय KMnO4। इसमें क्षारीय और ऐड कर लेना, ठीक है, बेसिक KMnO4, ठीक है, 1% कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4, ठीक है। ये आपका क्या होता है? बेयर अभिकर्मक होता है। उसके बाद टोलन रिएजेंट। कौन सा है? टोलन रिएजेंट। तो टोलन रिएजेंट आपके 3-4 तरीके से लिखा हुआ आ सकता है। टोलन रिएजेंट AgNO3 और AgNO3 और NH4OH, ठीक है, इन दोनों के मिश्रण को भी आप टोलन रिएजेंट कहोगे। Ag2O को भी आप टोलन रिएजेंट कहोगे और AgNO3NH4 का पॉजिटिव जो चार्ज है इसको भी आप क्या कहोगे? टोलन रिएजेंट कहोगे, ठीक है। इन तीनों में से कोई सा भी आ सकता है आपके पास, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। इन तीनों को आप क्या मानोगे? टोलन रिएजेंट मानोगे, ठीक है, क्योंकि ये टोलन रिएजेंट की तरह बिहेव करेंगे, रिएक्शन करके ही Ag2O और ये AgNO3 बना हुआ है यहाँ से, ठीक है। आगे है ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक है आपका कंसनट्रेट HCl और निर्जल ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 दोनों का अनुपात 1:1 होता है, तभी ये ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। और ये क्या काम करता है? यह एल्कोहल से क्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाता है। इसमें 3 डिग्री जो एल्कोहल होता है वो शीघ्र से पीपीटी दे देता है, शीघ्र से तुरंत ही पीपीटी दे देता है, जबकि 2 डिग्री होता है 5 मिनट में पीपीटी देता है। 1 डिग्री सामान्य ताप पर कोई पीपीटी नहीं देता है। यानी आप ये देख सकते हो कि आप एल्कोहल से ल्यूकास अभिकर्मक की क्रिया करवा के ये देख सकते हो कि ये एल्कोहल 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। अगर तुरंत डालते ही, जैसे ही आपने एल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक डाला और तुरंत पीपीटी आ गया, डालते ही पीपीटी आ गया, तो वो 3 डिग्री एल्कोहल है। और अगर 1-2 मिनट में आता है तो वो आपके पास कौन सा है? 2 डिग्री है और रूम टेम्परेचर पे आता नहीं है, या 2-3 घंटे बाद आता है या घंटे भर बाद आता है, तब आप उसे ये कह सकते हो कि ये आपका कौन सा है? 1 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है। और यही इसकी क्रियाशीलता का क्रम भी हो जाएगा। 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे भी कम। इसमें निर्जल जो एनहाइड्रस ZnCl2 है वो अभिक्रिया की दर को क्या करता है? यहाँ पर बढ़ाता है। अभिक्रिया की दर को क्या करता है? यहाँ पर बढ़ा देता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं समावेवी आइसोमेरिज्म रिएक्शन के लिए अभिकर्मक एनहाइड्रस AlCl3 और कंसनट्रेट HCl लेते हैं, जो समावेवीकरण भी करते हैं। क्या करते हैं? समावेवीकरण करते हैं। AlCl3 और HCl क्या करते हैं? समावेवीकरण करते हैं। यहाँ पर N प्रोपिल एल्किल जो हैलाइड है, ठीक है, N प्रोपिल क्लोराइड जो है, इसको इन्होंने यहाँ पर 2 डिग्री में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये भी आइसोमेरिज्म का एक पार्ट है। यहाँ पर पहले 3 कार्बन की चेन थी, यहाँ पर भी 3 कार्बन की चेन थी। यहाँ पर देखिए जो ये Cl था ये 1 पोजीशन पे था, यहाँ पर Cl 2 पोजीशन पे आ गया है, तो इसको स्थिति समावयवता भी कहते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। अगला है हाइड्रोबोरेशन अभिक्रिया। हाइड्रोबोरेशन जो अभिक्रिया होती है उसमें B2H6 और H2O2 लेते हैं। इसमें एंटी मार्कोनिकोव रूल के द्वारा एडिशन होता है। एंटी मार्कोनिकोव रूल में आपको पहले से बता चुका हूँ, मार्कोनिकोव का जस्ट उल्टा। मार्कोनिकोव में क्या होता था? नेगेटिव अभिकर्मक का नेगेटिव जो पार्ट है वो उस जगह जाकर जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो, और एंटी मार्कोनिकोव में उस जगह जाके जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो। तो हाइड्रोबोरेशन में एल्कोहल का निर्माण होता है, लेकिन एल्कीन से एल्कोहल का निर्माण होता है, लेकिन यहाँ पर कौन सी बनती है? एंटी मार्कोनिकोव वाली एल्कीन बनती है। आगे है इन्वर्टेज एंजाइम, जो ईस्ट से प्राप्त होता है, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है। मैंने आपको बताया था वीडियो में, एक क्लास में मैंने आपको रिवीजन करवाया था, वहाँ पर मैंने आपको बताया है कि जो सुक्रोज है उससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माण होता है, जबकि माल्टोज से ग्लूकोज और ग्लूकोज का, यानी माजीजी, ठीक है। तो माल्टोज से ग्लूकोज का निर्माण, ग्लूकोज का निर्माण होता है, और आपके लैक्टोज से ग्लूकोज और गैलेक्टोज का निर्माण होता है, ठीक है। डाइसैकेराइड जो आपकी सुक्रोज है, इस पर अगर इन्वर्टेज एंजाइम से अगर अभिक्रिया करवाई जाए तो यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माण होता है। अगला है डाइक्रोमेट टेस्ट। कौन सा? डाइक्रोमेट टेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट है। देखिए यहाँ पर डाइक्रोमेट टेस्ट, इसमें रिएजेंट होता है Na2Cr2O7, ठीक है। सोडियम डाइक्रोमेट जो आपका है, इसमें कंसनट्रेट H2SO4 साथ में मिला हुआ होता है। ये 1 डिग्री एल्कोहल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है और ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है? ग्रीन कलर का। 1 डिग्री एल्कोहल से अगर आप डाइक्रोमेट की रिएक्शन करवाते हो, यहाँ पर इस रिएजेंट की रिएक्शन करवाते हो, तो
आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, 1 डिग्री कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और वो ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है? ग्रीन कलर का। 2 डिग्री जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, 2 डिग्री जो एल्कोहल होता है, वो अगर आपके इस रिएजेंट से अगर रिएक्शन करता है तो वह आगे आपके कीटोन तक पहुंचता है और कीटोन के आगे रिएक्शन नहीं होती है। और जो कीटोन होता है वो किस रंग का होता है? ग्रीन रंग का ही रहता है। ठीक है। और अगर मैं 3 डिग्री की बात करूँ, 3 डिग्री एल्कोहल की, तो वो 3 डिग्री एल्कोहल को एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है और कलर में कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है। आगे बात करते हैं विक्टर मेयर टेस्ट की। किसकी? विक्टर मेयर टेस्ट। तो विक्टर मेयर टेस्ट में आपके 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल तीनों में सेम स्टेप यूज़ की जाती है। मैं एक ही स्टेप को समझाऊंगा आपको। पहले आप HI की रिएक्शन करवाते हो तो OH को हटा के वहाँ पर I- जुड़ जाता है। फिर आप AgNO3 की रिएक्शन करवाते हो तो AgNO2 की रिएक्शन करवाते हो तो वो I को हटा के NO2 जुड़ जाता है। और HNO2 की रिएक्शन करवाते हो तो यहाँ पर आपके पास NOH जुड़ जाता है। ठीक है। और फिर उसके बाद आप NaOH की रिएक्शन करवाते हो तो वह है 1 डिग्री जो एल्कोहल होगा वो आपके रेड कलर देता है, 2 डिग्री एल्कोहल होता है आपका ब्लू कलर देता है और 3 डिग्री एल्कोहल आपका कलरलेस होता है। ट्रिक आप याद कर सकते हो। 1 डिग्री एल्कोहल आपका रेड कलर, 2 डिग्री एल्कोहल आपका ब्लू कलर और 3 डिग्री एल्कोहल आपका कोई कलर नहीं देता है। RBC इसकी ट्रिक हो गई। क्या हो गई? RBC। ये आपका 1 डिग्री, ये आपका 2 डिग्री और ये आपका 3 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन हो गई। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जोन्स रिएजेंट की। किसकी बात करते हैं? जोन्स रिएजेंट की। जोन्स रिएजेंट होता है आपका एसिडिफाइड K2Cr2O7। ठीक है। उसके साथ एसिडिफाइड का मतलब है इसमें एसिड मिला हुआ होगा और एसिड हमने डाल दिया कौन सा? एसिटिक एसिड CH3COOH। यह प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है जो एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अगर ये प्रबल ऑक्सीकारक नहीं होता तो एल्कोहल को एल्डिहाइड और कीटोन में ही कन्वर्ट कर पाता, एसिड में नहीं ले जा पाता। ठीक है। K2Cr2O7 और H2SO4 का जो मिश्रण होता है उसे क्रोमिक एसिड नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? क्रोमिक एसिड। आपसे सीधा एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ये दिया जाएगा कि क्रोमिक एसिड की इससे रिएक्शन करवाओ तो क्या बनेगा। समझ गए? तो क्रोमिक एसिड आपको पता होना चाहिए। क्रोमिक एसिड कौन सा होता है? K2Cr2O7.H2SO4। ठीक है। आगे बात करते हैं हम PCC। PCC की फुल फॉर्म है पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट। क्या नाम है? पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट। इसमें पायरिडीन, CrO3 और HCl तीनों 1:1 अनुपात में होता है। pyridine, CrO3 और HCl 1:1 के अनुपात में होते हैं। यहाँ पर देखिए, जब ये सिंपल एल्किल एल्कोहल से रिएक्शन करता है तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। और अगर ये किसी वल्ले वाली से यानी 2 डिग्री से अगर ये रिएक्शन कर रहा है तो आपका किसमें? कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। अगला है आपका कोलिन्स रिएजेंट। कोलिन्स रिएजेंट में आपका HCl हटा दो। आपका कोलिन्स रिएजेंट में क्या करते हैं? आपका HCl हटा दो, आपका सीधा कोलिन्स रिएजेंट बन जाएगा। पहले वाला था देखो, इसमें PCC था। PCC में आपके पास पायरिडीन था, CrO3 भी था और HCl भी था। जबकि आपके जो कोलिन्स है उसमें आपका CrO3 भी है और पायरिडीन भी है, HCl प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। उसके बाद है आपका, एक सेकेंड, उसके बाद देखो आपके पास ओपेनियर ऑक्सीकरण है। तो इसमें जो आपका रिएजेंट होता है वो ये वाला रिएजेंट होता है आपके पास। आपको सीधा का सीधा या तो ओपेनियर ऑक्सीडेशन लिखा हुआ आएगा या फिर आपके पास ये रिएजेंट लिखा हुआ आएगा। ठीक है। अब PCC जो काम करता है वही काम आपका कोलिन्स भी करता है और ओपेनियर भी वही काम करता है। यानी सारे के सारे यहाँ के जो PCC काम करते हैं उन्हीं सभी को क्या करता है? 1 डिग्री जो एल्कोहल है उसको एल्डिहाइड में और 2 डिग्री जो एल्कोहल है आपके उसको किस में? कीटोन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। आपके पास है अगला रिएजेंट है 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजीन। क्या नाम है? 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजीन। इसकी स्ट्रक्चर ये होती है 2,4-डाइनाइट्रो। देखो 2,4-डाइनाइट्रो, तो देखो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, 2,4-डाइनाइट्रो हो गए और ये पूरा का पूरा बेंजीन वाले क्या हो गया? हाइड्रेजीन। ठीक है। ये अगर कीटोन से रिएक्शन करता है या एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है तो ये हाइड्रोजोन बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोजोन, जो कि एक ऑरेंज कलर का कंपाउंड होता है। इस रिएजेंट का उपयोग एल्डिहाइड व कीटोन को पृथक करने में काम में लेते हैं। किसके काम में लेते हैं? एल्डिहाइड कीटोन को पृथक करने में काम में लेते हैं। किसको? हाइड्रोजोन को। हाइड्रोजोन को नहीं, सॉरी, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजीन को। ठीक है।
उसके बाद बात करते ले लेते हैं, अगला है फेलिंग विलियन। क्या? फेलिंग सॉल्यूशन। ये दो प्रकार का होता है, फेलिंग ए, फेलिंग बी। फेलिंग ए होता है वो सारी CuSO4 होता है, और फेलिंग जो बी होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसे रोसेल साल्ट भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं? रोसेल साल्ट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट जिसका नाम है। ठीक है, फेलिंग ए और फेलिंग बी दोनों इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन में सीधा ऐसा भी पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा फेलिंग ए सॉल्यूशन है या कौन सा फेलिंग बी है। ठीक है, फेलिंग ए व बी को मिलाने पर आपके पास एक सक्रिय स्पीसीज उत्पन्न होती है जिसका नाम है क्या? कॉपर ऑक्साइड, CuO। ठीक है, यहाँ पर कॉपर +2 में है, ध्यान रखना। स्पीसीज बनती है और यह है CuO एल्डिहाइड से क्रिया करता है। किससे क्रिया करता है? एल्डिहाइड से क्रिया करता है, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर देता है। किसका? एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर देता है, और एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और जो कॉपर है इसका यहाँ पर जो ऑक्साइड है, यहाँ पर कॉपर का देखो रिडक्शन हो गया, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो गया, तो सिंपल सी बात है कॉपर का क्या हुआ होगा? यहाँ पर रिडक्शन हुआ होगा। यहाँ पर कॉपर +2 में था और यहाँ कॉपर +1 में है, Cu2O, और ये रेड PPT देता है। ठीक है, अगला है आपका बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। कौन सा है? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। इसमें टार्ट्रेट के स्थान पे सीट्रेट काम में लिया जाता है। बेनेडिक्ट विलियन का उपयोग पैथोलॉजी ब्लड टेस्ट में किया जाता है। यानी ये बेनेडिक्ट ये कह रहा है कि जैसे आप फेलिंग सॉल्यूशन में फेलिंग ए सारी CuSO4 बता रहे थे, तो यहाँ पर भी जो बेनेडिक्ट ए होगा वो सारी CuSO4 ही होगा। वहाँ पर आप फेलिंग जो बी है, फेलिंग जो बी सॉल्यूशन है उसको आप सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट या रोसेल साल्ट नाम दे रहे थे। यहाँ पर टार्ट्रेट की जगह आपको सीट्रेट नाम लेना है। क्या नाम लेना है? सीट्रेट नाम लेना है टार्ट्रेट की जगह। और ये कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। अगला है सिफ रिएजेंट। सिफ रिएजेंट एल्डिहाइड सिफ रिएजेंट का गुलाबी रंग पुनः उत्पन्न कर देता है। एल्डिहाइड सिफ रिएजेंट का जो गुलाबी रंग है उसे क्या कर देता है? वापस से लेके आ जाता है। ठीक है, ये देखिए रोसेलिन हाइड्रोक्लोराइड है, पिंक कलर का। SO2 प्रवाहित जैसे ही करते हैं तो कलरलेस हो जाता है। ठीक है, और इस कलरलेस में जैसे ही आप एल्डिहाइड से रिएक्शन करवाते हो इस कलरलेस कंपाउंड की, तो आपके पास पिंक कलर वापस से आ जाता है। अब एक चीज़ देखिए इंपॉर्टेंट, जो 2 लाइन नोट लिखी हुई है ये आप एक बार देख लीजिए। फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट, टोलन और सिफ, ये चारों के चारों कीटोन ये चारों परीक्षण ही नहीं देता है। कीटोन ये चारों परीक्षण ही नहीं देता है। यानी ये कह सकते हैं कि कीटोन और एल्डिहाइड में अगर आपने विभेद करना हो तो इन परीक्षण करवा लो। जो कीटोन होगा वो दे देगा, जो एल्डिहाइड होगा वो नहीं देगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। आगे देखिए, सामान्यतः कीटोन का ऑक्सीकरण नहीं होता है। प्रबल ऑक्सीकारक द्वारा उच्च ताप पर लंबे समय तक गर्म करने पर कीटोन का ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, वॉफाब रूल से भी करते हैं, कैमनोफोर से भी करते हैं। ठीक है, वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाता है, लेकिन उसके लिए आपको टेम्परेचर भी देना होगा, और ऑक्सीकारक जो है वो प्रबल ऑक्सीकारक होना चाहिए, तभी कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है। जब असमान एल्डिहाइड व कीटोन एल्डोल अभिक्रिया देते हैं, एक अभिक्रिया का नाम है एल्डोल रिएक्शन। रिएक्शन जब आएगी नेम रिएक्शन तब पढ़ लेंगे। जब असमान एल्डिहाइड व कीटोन एल्डोल अभिक्रिया बताते हैं तो उसे क्रॉस एल्डोल कहते हैं। क्रॉस एल्डोल कहते हैं। क्रॉस एल्डोल मतलब है एक एल्डिहाइड और एक कीटोन है, तब उसे क्रॉस एल्डोल कहेंगे। क्रॉस एल्डोल संघनन में यदि दोनों में से एक के पास भी एल्फा हाइड्रोजन हो तो अभिक्रिया हो जाती है। एल्डोल जो रिएक्शन होती है उसकी जो सबसे नेसेसरी कंडीशन होती है वह यही होती है कि जो भी आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन है उसके पास एल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अब बात यह है कि एक एल्डिहाइड की दूसरे एल्डिहाइड या दूसरे कीटोन से रिएक्शन होती है, या एक कीटोन की दूसरे एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन होती है, तो उन दोनों जो आपके पास रिएक्टेंट है उन दोनों रिएक्टेंट में से किसी एक रिएक्टेंट के पास भी अगर आपके पास एल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वह रिएक्शन हो जाती है। यदि एल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो उस रिएक्शन को क्या नाम देते हैं? कैनिजारो रिएक्शन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? कैनिजारो रिएक्शन नाम देते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के जो रिएजेंट्स बच गए हैं उन रिएजेंट्स की हम बात करेंगे, उसके बाद फिर हम नए रिएक्शन की बात करेंगे। जय हिंद दोस्तों।